गया। निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार हो चुके हैं जो अभी तक फरार थे। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि आरोपी निकिता को जो बताया जा रहा है कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से निकिता को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि काफी समय से निकिता और उनके जो परिवार वाले थे वो फरार बताए जा रहे थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। अब जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है निकिता की और इसी के साथ अब पूछताछ की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है निकिता को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अतुल सुभाष की आत्महत्या से जुड़ी अपडेट आया है। इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार हो चुकी है। गुरुवार से पुलिस की टीम ने इन्हें गुरुग्राम से दबोच लिया है। निकिता की मां और कोई भाई भी है वो भी गिरफ्तार हुए। तो आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजा गया मतलब अब पूछताछ किया जाएगा निकिता से क्योंकि बेहद ही गंभीर आरोप जो है सुभाष ने अपनी जो वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पर और जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था उसमें लगाए गए थे उनके जरिए। और इसके बाद लगातार पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही थी। उनके पैतृक गांव पर भी छापा मारा गया था। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मुझे पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम जो मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। तो मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रुख अपना लिया है। इसी बीच यहां मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर कैद मिला है। 46 साल में इस मंदिर पर कब्जा करके रखा गया था। इस मंदिर में बाकायदा हनुमान, शिवलिंग, नंदी, कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। अब पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर एक्शन लिया गया है और यहां बुलडोजर चलाया गया। लोगों ने मंदिर के अंदर भव्य पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। संभल में जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे भले ही कोर्ट में हो लेकिन संभल के मुस्लिम इलाके में कैद एक मंदिर मिला है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग, कार्तिकेय और नंदी स्थापित है। इसके अलावा एक कुआं भी मिला है जिसके बाद संभल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। देवों में शिव परिवार एवं ये हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर, क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बनता है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया। फिलहाल प्रशासन ने संभल में कैद इस शिव मंदिर से अतिक्रमण हटा दिया है। अब उस पर फिर से भगवा झंडा लहरा रहा है। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं। मंदिर में पूजा भी शुरू हो गई है। मंदिर मिलने के बाद हिंदू समुदाय बेहद खुश है। ये मंदिर काफी सदियों पुराना मंदिर है जो शायद 46 या 50 सालों से इसमें ताला लगा हुआ था। आज जब प्रशासन यहाँ पर किसी कार्यवश मतलब जो अपना बिजली चेकिंग वगैरह करने आया तो ये मंदिर उनको मिला जो कि बिल्कुल खंडर अवस्था में बंद पड़ा हुआ था और गंदगी इसमें काफी थी।
काफी वर्षों से खुला नहीं था, तो कीड़े मकोड़े घास फूस सब चीजें हो गई थी। तो आज प्रशासन ने इसको खुलवाया है और इसकी अब हम यहाँ साफ सफाई कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे। दरअसल संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। एक एक उपद्रवी की पहचान के साथ साथ अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दीपा सराय इलाके में मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए, लेकिन इसी दौरान पुलिस तब हैरान रह गई जब चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो कि 46 साल से बंद बताया जा रहा है। सुबह जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। अभी खोला गया। 46 सालों से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर मिला था। चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मकान बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर मंदिर को कब्जे से मुक्त किया गया और मंदिर की साफ सफाई करा दी गई। प्रशासन अब मंदिर पर कब्जा करने वालों पर एक्शन की तैयारी में जुटा है। सुबह 5 बजे हम सब लोग लाउड स्पीकर्स पे जो शासन के आदेश हैं उनकी अनुपालना के लिए कस्बा संभल आए थे और उसके बाद में पास में देखा गया तो कई जगह मीटरों पे मीटर नहीं चल रहे थे, जबकि पूरी तरीके से फुल फ्लेज बिजली और हीटर चल रहे थे। उनका जब गहनता से बिजली विभाग के सहयोग से उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो उन सब जगहों पे बिजली के तार हैं वो हटवाए जा रहे हैं शटडाउन लेके और छापेमारी की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे जगह मिली हैं, कई सौ ऐसी जगह मिली हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि जनपद जो कस्बा संभल है यहाँ पे 70% के आसपास लाइन लॉस है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दीपा सराय में मिले इस मंदिर को काफी पहले ही बंद कर दिया गया था। 1978 के बाद इसे बंद कर इस पर कब्जा कर लिया गया था। मंदिर के पास कुआं और पीपल का पेड़ था। 1978 के दंगों के बाद स्थानीय हिंदू इस मंदिर को छोड़कर पलायन कर गए थे, जिसके बाद इस पर कब्जा कर लिया गया था। मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जोना में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। इधर कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में तो जितने में दिखाई दे रहा है जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पर। यह बंदी है, एक कुआं है, ये बाई हाथ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया। मामले को लेकर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये प्राचीन मंदिर था, आक्रांताओं के वंशजों ने कब्जा कर इसे बंद कर दिया। मोदी योगी के राज में दशकों बाद आज इस मंदिर की घंटियां बजी, देवी देवताओं की मूर्ति से धूल छटी। ये बांग्लादेश नहीं, उत्तर प्रदेश का संभल था जहां ये पाप हुआ। सपा कांग्रेस राज में यूपी पूरी तरह बांग्लादेश हो गया था, प्रमाण सामने है। संभल में डीएम, एसपी और एएसपी ने भारी पुलिस फोर्स और बिजली विभाग की अलग अलग टीमों के साथ सुबह के अंधेरे में ही पूरे इलाके में कार्रवाई शुरू कर दी थी, जहां कार्रवाई के दौरान सैकड़ों घरों के अंदर बिजली के बड़े बड़े हीटर और पानी की टंकियों में लगी हुई गर्म पानी की रॉड से बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती हुई पकड़ी गई। इसी के साथ इलाके की 3 मस्जिदों के अंदर जा रहे बिजली के तारों से भी घरों को बिजली सप्लाई होती हुई पकड़ी गई है। लेकिन इस इलाके में कैद मंदिर मिलना बड़ा मामला बन गया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम
मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे थे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर भी जमकर बरसते नजर आए। पीएम ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया, इनकी मुंह संविधान बदलने का खून लग गया था। हम चाहते थे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के। लोकसभा में संविधान पर चर्चा चल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद संविधान के 75 साल पूरे होने पर चल रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब दिया। कि संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहाँ पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम यहां तक कैसे आते? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए आपातकाल से लेकर शाहबानो मामले तक का उल्लेख किया और संविधान पर किए गए हमलों का भी जिक्र किया। कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की रगों में संविधान है ही नहीं, इनके माथे पर इमरजेंसी का पाप है जो कभी नहीं धुलेगा। सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया था। नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। करीब 1 घंटा 50 मिनट तक पीएम मोदी लोकसभा में बोले। ज्यादा समय तक पीएम के निशाने पर कांग्रेस रहे। राहुल गांधी बार बार संविधान का जिक्र करते हैं। पीएम ने संविधान पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।